आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की बड़ी खबर और मैं हूं मुनीस अनवर। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बेहद संवेदनशील और बड़ा मोड़ सामने आया है। आरजीकर रेप केस की पीड़िता की मां अब राजनीति में उतर सकती हैं और खबर यह है कि बीजेपी उन्हें नॉर्थ 24 परगना की पानीहाटी सीट से उम्मीदवार बना सकती है। याद दिला दें, ये वही मामला है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था और अब वही दर्द और अब सियासत का हिस्सा बनने जा रहा है। सवाल ये है, क्या ये न्याय की लड़ाई है या राजनीति का एक नया दांव है? बीजेपी ने 112 सीटों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। तो क्या बंगाल का चुनाव अब भावनाओं और न्याय के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? इसी पर आज बड़ी चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद एहतेशामुल हक, टीएमसी प्रवक्ता, और कुशल पांडे, बीजेपी प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। एहतेशाम साहब, शुरुआत आपसे। क्या पीड़िता की मां को चुनाव में उतारना एक संवेदनशील मामले का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं है? मैं बीजेपी नेताओं के भी बयान सुन रहा था और वो जो रेप पीड़िता की माता जी हैं उनका भी मैं बयान सुन रहा था। तो सीधे तौर पर ये वाली लहर जो है वो तो आप ही के खिलाफ नजर आ रही है। देखिए मोनीस अनवर जी, सबसे बड़ी बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी इस पुराने जख्म को ताजा कर करके उसमें मरहम पट्टी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एक साल का लम्हा हो गया, एक साल का वक्फा हो गया, जो बहुत बड़ा इंसिडेंट, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, ये बंगाल की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उसमें हम लोगों ने निंदा भी की और आपके चैनल के माध्यम से कई मर्तबा आरजीकर मामला में हम लोगों ने कहा कि जो भी इस तरह का जो हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक है। उसकी कड़ी निंदा, मजम्मत, और 48 घंटे के अंदर समझ लिए जो विक्टिम था उसको सलाखों के पीछे धकेल दिया गया, जो आज तक समझ लिए कि वो जेल के सलाखों के अंदर है, जो उसका सही जगह। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अभी देखिए पश्चिम बंगाल में 2026 का इलेक्शन है, चुनाव की घोषणा हो गई है, 2 फेज में इलेक्शन होने जा रही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से उसको इशू बना कर करके उनकी माता को कैंडिडेट बनाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, या फिर उसको इशू बना कर करके समझ लिए फिर से पूरे पश्चिम बंगाल में तांडव मचाने चाह रहे हैं। इसलिए ये दर्शाता है इनकी सोच, इनकी भावना को कि देखिए पीड़िता, अरे पीड़िता के साथ में हम तमाम पश्चिम बंगाल के लोग खड़े थे। हम लोग तमाम लोगों ने समझिए मुजम्मत की, हमारी सरकार, हमारी तमाम लोगों ने समझिए उनको मदद की है, ये बात नहीं है। लेकिन ये पुराने जख्म को कुरेदने के काम भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। ये शुरू से समझिए भारतीय जनता पार्टी एक इशू बनाना चाह रही है पश्चिम बंगाल की सत्ता को हासिल करने के लिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, तो देखिए मुनीस अनवर साहब, ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल में जनता हमेशा पहले सोचती है खूब अच्छे ढंग से, उसके बाद अपने मत का प्रयोग करती है। इंसिडेंट उसका हम तमाम लोग मजम्मत करते थे, मजम्मत करते रहेंगे जब तक के समझ लिए जो विक्टिम के परिवार को जब तक समझ लिए कि संतुष्टि नहीं मिल जाए, सजा इसको नहीं मिल जाए, जब तक के मतलब जो मुलजिम है उसको सजा नहीं मिल जाए, उनके समझ लिए माता पिता को ये जिंदगी भर रहेगा। तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी इसको सजा का ऐलान हो, उसको सजा मौत हो, फांसी हो, ये हम डिमांड करते हैं मुंसिफ टीवी चैनल के माध्यम से। लेकिन ये कहीं न कहीं ये इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी पुराने मामला को जो है कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं और उस घाव को ताजा कर रहे हैं। कुशल जी, बीजेपी से न्याय की लड़ाई बता रही है, क्या ये भावनात्मक जुड़ाव का राजनीतिक फैसला नहीं है? अब तृणमूल कांग्रेस तो कह रही है कि ये तो पुराने जख्मों को कुरेद रहे हैं और फिर उस पर ही मरहम लगा रहे हैं। देखिए, पुराने जख्म कुरेदने का बात है। भाई साहब कह रहे थे कि हम उनके साथ, पीड़िता की मां के साथ, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इन्हें याद होना चाहिए कि जब हम लोगों ने नवान्नो अभियान बुलाया था पीड़िता के परिवार के साथ में, तो वही पार्क स्ट्रीट में पुलिस ने उनके माता और पिता दोनों के ऊपर में हमला किया था और दोनों लगभग 10 दिनों तक हॉस्पिटलाइज थे।
हम लोगों के वहां पर कोई एक राजनीतिक दल का झंडा नहीं था। नेशनल फ्लैग लेकर के हम लोग नवान्नो घेराव किए थे। हम लोगों ने क्या किया था, हमारे साथ कई सारे विंग थे, सामाजिक संस्था थी, वहां कोई किसी भी दल का झंडा नहीं था, नेशनल फ्लैग था। लेकिन वहां पर भी मैंने देखा था, मैं भी वहां पर उपस्थित था, वहां पर पीड़िता की माँ और पिताजी के ऊपर में जिस तरह से पुलिस ने हमला किया था और जिस तरह से कॉलर पकड़ करके खींचते हुए लेकर के गई थी पुलिस उनके पिताजी को, ऐसा लगा था कि कोई बहुत बड़े अपराधी है वो। और ये जो खुरदने की बात करते हैं, देखिए रेखा पात्रा के साथ में भी बंगाल में किस तरह से अत्याचार हुआ, हम लोगों ने उन्हें टिकट दिया, समाज में उनकी पहचान बनाने की कोशिश की, फिर उन्हें रेखा पात्रा को लोकसभा दिया, फिर उन्हें विधानसभा दिया। ठीक उसी प्रकार से अभया की माँ को हम लोग समाज में एक पहचान दिला करके न्याय दिलाना चाहते हैं और उनके उनके हाथों से हम बंगाल की महिलाओं और बेटियों को सुरक्षित करना चाहते हैं कि हाँ, अगर जब जब महिलाओं के ऊपर में, बंगाल की हमारी माताओं और बहनों के ऊपर में अत्याचार होगा तो हम उनके साथ, उनके खिलाफ लड़ने के लिए उनके परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर के खड़े रहेंगे। इसमें ये राजनीतिक मुद्दा बना सकते हैं कि भाजपा उन्हें, अरे आप भी उन्हें बना सकते थे, क्योंकि आप तो शुरू से उन्हें रोकते रहे। आप कह रहे हैं कि इंसाफ के लिए मैंने लड़ाई लड़ा। आपने अगर इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ा रहता तो सुप्रीम कोर्ट में इतने महंगे महंगे वकील उनके खिलाफ में केस के अगेंस्ट में नहीं खड़ा करते। ममता बनर्जी किस किस को वहां के, कपिल सिब्बल साहब वहां के देख रहे थे, वकील थे, उनका क्या मतलब कितना पैसा लेते हैं आपको मालूम होना चाहिए कि उनका एक दिन का फीस कितना है, इसलिए मुख्यमंत्री खड़ा की थी उन्हें। तो अभया परिवार को इंसाफ न मिले, तृणमूल कांग्रेस हमेशा से चाहती थी, क्योंकि अगर उन्हें इंसाफ मिलता तो कहीं ना कहीं इनकी सरकार घेराबंदी हो जाती, कई सारे लोग इसमें घेरा बन जाते, चारों तरफ घिर जाते। संजय राय तो सिर्फ एक मोहरा है, संजय राय जिसको इन लोगों ने फंसाया वो सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है। संदीप घोष है वहां के, जो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो उस थाना के ओसी थे, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बहुत परिचित हूँ, इस केस में नहीं है, लेकिन ये राज्य सरकार, वहां के लोग अपने आप को बचाने के लिए उन्हें भी उसमें घेर लिया। तो हजारों लाखों लाखों के लोग पूरे पश्चिम बंगाल में, ये पहला ऐसा जन आंदोलन था बिना झंडा को लेकर के, किसी राजनीतिक दल का नहीं था, जो कि रातों भर लोग रास्ता पर उतरे रहे अभया को इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने तो, हमारी तरफ से कार्रवाई में क्या कमी रही, हमने तो 48 घंटे के अंदर कार्रवाई की, आरोपी को पकड़ा और हम चाहते हैं कि उसे जो है फांसी की सजा हो या जितनी सख्त सजा हो सके। ये कह रहे हैं, अगर इन्हें फांसी दिलाना रहता तो कोर्ट में महंगे वकील क्यों खड़ा करते भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, वकील क्यों खड़ा करते, इतना महंगा है, हाँ। इतना महंगा वकील खड़ा किए थे। और सबूत मिटाने के लिए आरजीकर में अपने तृणमूल कांग्रेस के गुंडे घुस करके वो दीवार तोड़ देते हैं, वो रूम को पूरा तहस नहस कर देते हैं, पुलिस प्रशासन उन्हें रोक नहीं पाती है। लेकिन जो आम जनता आंदोलन करती है उसके ऊपर लाठी चार्ज करना, उनको अरेस्ट करना, उनको डराना, जो सामाजिक संस्था साथ में जाकर के रास्ता पर उतरे थे, श्याम बाजार में रातों रात इतनी लाखों लाखों की संख्या में रास्ता पर उतरे थे, उन्हें धमका रही थी। और जो 50 हजारों की संख्या में, 500 की संख्या में तृणमूल कांग्रेस आरजीकर अस्पताल में घुस करके, जिसको पुलिस ने पूरा घेराबंदी करके रखा था, उसे तहस नहस कर देते सबूत को, वो लोग आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। ठीक है, ठीक। एहतेशाम साहब 3 सवाल बड़े लॉजिकल हैं उनके। आपने कहा कि हमने कार्रवाई की, हम मान रहे हैं, आपने कहा कि हम चाहते हैं फांसी की सजा और सख्त सजा हो, हम मान रहे हैं, लेकिन 3 सवाल बड़े कुशल के लॉजिक हैं। पहला सवाल कि अगर आप वाकई इतने ज्यादा उनके साथ थे तो उनके पिता पर इस तरीके से पुलिस ने जो है लाठीचार्ज क्यों किया, उनकी माता पर क्यों किया, पहला। दूसरा, वो कह रहे हैं कि आरजीकर में जो है आपके टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वहां घुसते हैं, वो दीवार तोड़ते हैं, वहां ये सारी चीजें करते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती। 2 मामले। तीसरा मामला, वो कह रहे हैं कि अगर वाकई आप चाहते थे कि उसको सख्त सजा मिले तो कपिल सिब्बल साहब को क्यों खड़ा किया गया? देखिए अनवर भाई, हमारे जो मित्र कौशल पांडे जी कह रहे हैं, हम लोगों ने अपने असेंबली में एक बिल लाया, हाँ। अपराजिता बिल। आपको मालूम होगा अपराजिता बिल जब आया है, ये सीधा जो आरजीकर वाला मामला हुआ उसके बाद ही हम लोगों ने सर्वसम्मति के साथ में यहाँ बिल लाया है। लेकिन इसको समझ लिए इतना दिन से, आज साल भर का वक्फा हो गया है, गवर्नर के पास भेज दिया है, क्यों नहीं इनको वहां से मुहर लगा करके इनको भेजा जाए। ये हमारे हाथ में नहीं है,
हमारा काम था बिल पेश करना, बिल पारित कर दिया, लेकिन ये गवर्नर के पास में किया हुआ, गवर्नर वहां हमारे राष्ट्रपति महामहिम के पास में भेजेंगे, उसके बाद में दोनों पार्लियामेंट में, लोकसभा और समझ लिए राज्यसभा में पास कर करके इसको पारित करने का वो काम है। तो ये तो आपके हाथ में है, हम लोगों तो बिल ऑलरेडी पास कर दिया, तो इसका जिम्मेदारी हमारी नहीं है, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी रोक के रखे हुए है, इसलिए इसको इशू बनाना है, इसको मुद्दा बनाना है। हम कहना चाहते हैं कि आप अगर कहीं भी कानून व्यवस्था अगर खराब करेंगे तो पुलिस अपना काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसको इशू बना करके मूवमेंट करके इस तरह से मूव कर रहे हैं कि समझिए पुलिस के ऊपर इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समझिए पथराव किया, इतना जबरदस्त तरह से चोटिल हुए हमारे तमाम पुलिसकर्मी। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं अपने पुलिस प्रशासन का, जिन्होंने अपने आप को चोटिल हुए 38 समझिए पुलिस हाई समझिए के पोस्ट के जो एसीडीसी के रैंक के है उनको चोटिल हुई आपने देखा होगा, लेकिन उन्होंने अपने आप को मार खाना साबित किया, लेकिन जनता के ऊपर वार नहीं किया। तो वो तो प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसी दिन दरमियान भारतीय जनता पार्टी पूरा धक्का मुक्की। तो यहाँ समझिए हमारी प्रशासन ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम किया है। अब रहा हमारे मित्र को कहना चाहते हैं कि उन्नाव आप भूल गए, हाथरस भूल गए, मणिपुर में निवस्त्र घुमाया गया है, वहां के लिए हमारे कुशल पांडे जी दो शब्द कहना चाहिए। वहां भी हमारे माता बहना के पूरे समझिए मणिपुर में उनको निवस्त्र घुमाया गया है। तो ये पश्चिम बंगाल में इस तरह का नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल में विक्टिम को जो दोषी था उसको 48 घंटे के अंदर अरेस्ट किया, उसको जेल के सलाखों के पीछे ढकेला, और कुछ दिन के बाद हमने बिल भी अपने असेंबली से पास किया। लेकिन ये काम तो भारतीय जनता पार्टी का है, हमने गवर्नर के पास भेज दिया, गवर्नर वहां राज्यसभा लोकसभा में भेजे, उसके बाद में सिस्टम लगा करके हमारे महामहिम से आप फिर पारित कर दे, जो भी इसमें होगा फांसी हो जाएगा। हमारा दो बातें क्लियर हैं कुशल जी। पहली तो वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो महिलाओं के लिए किया ना, हमने तो बिल पास करके भेज दिया, लेकिन आप गवर्नर से लटकाए रहेंगे और फिर कहेंगे ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो ये भी गलत है। दूसरा वो सवाल उठा रहे हैं कि वहां पर जो है बीजेपी ने माहौल खराब करने की कोशिश की, वो तो पुलिस वाले भी उसमें घायल हुए हैं, तो कार्रवाई को फिर एक तरफा क्यों देखा जाना चाहिए? देखिए भाई साहब को मैं बताना चाहूंगा कि बिल पारित कर देना, बिल कानून लाना और कानून का सही इस्तेमाल करना, दोनों में बहुत फर्क है। आप एक तरफ कानून भी लाए, दूसरी तरफ जब एक अधिवक्ता छात्रा के साथ में, लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ में बलात्कार होता है, तो मुख्यमंत्री बाकायदा मंच से कहती हैं कि रात को 10 बजे के बाद हमारी बहनें महिलाएं घर से बाहर ना निकले। एक तरफ हम बिल भी ला रहे हैं और दूसरी तरफ हम महिलाओं को 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलने का नतीज मतलब आश्वासन भी कर रहे हैं कि आप बाहर मत निकलिए। और दूसरी बात जो बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने हमला किया पुलिस के ऊपर में, भाई साहब मैं बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ में जब हमला हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर में जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, उसके बाद कुछ पुलिस भी घायल हुए थे। मैंने देखा था कि पीजी हॉस्पिटल में अभिषेक बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि अगर पुलिस को मैं छूट दे दूं तो पुलिस डायरेक्ट यहाँ पर गोली मारेगी, यहाँ पर गोली मारेगी। लेकिन वही जब सीए के विरोध में एक समुदाय के लोग रास्ता पर उतर करके पुलिस को बेतहा मारते हैं, जिस तरह से मारा जाता है, पुलिस को गर्दा उसका मुंह फूट जाता है, आंख में चोट लगती है, सर फट जाता है, तब अभिषेक बनर्जी जी का बंदूक वाला स्टाइल कहाँ चला गया कि यहाँ पर गोली मारना चाहिए था, तब तो नहीं बोले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर में तो 2011 से लाठीचार्ज होते हुए आ रही है। अभी जो विगत कुछ दिन पहले जो ब्रिगेड मैदान में कार्यकर्ताओं को जाने से रोका गया था, यहाँ की स्थानीय मंत्री शशि पांजा जी ने रोका था, एक कार्यकर्ता के यहाँ पर लगा आंख इंच बचाता नहीं उसकी आंख फूट जाती। इस प्रकार से उन कार्यकर्ताओं को ब्रिगेड में जाने से रोका जाता था। खुद मंत्री रास्ता पर उतर करके ईंट मारे, उनको कह रहे हैं रिकॉर्डिंग है जो कह रही थी ब्रिगेड मत जाने दो। प्रदेश में हाथरस भूल गए आप, मणिपुर भूल गए, आज जब के वहां पे निवस्त्र घुमाया गया था, तो उसको लेकर भी एक बयान दे दीजिए। अगर वो ये पीड़िता है बिल्कुल है, लेकिन उसका क्या?
जी, ये मणिपुर का बात करें कि तो मणिपुर में क्या हुआ आपको भी मालूम है। सरकार वहां पर शासन करने के बाद में आज वहां दूसरा मुख्यमंत्री, उस मुख्यमंत्री को हटाया गया, दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया। हम देखिए अन्याय के साथ हम कभी नहीं खड़े रहेंगे। चाहे हमारी आपको मालूम होगा बिहार में कुछ ऐसा कारण हुआ था जिसकी वजह से हम लोगों ने नीतीश कुमार का समर्थन नहीं किया था, नीतीश कुमार से हट गए थे। हम गठबंधन में अपने लिए फायदा नहीं देखेंगे। अगर हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए अगर नुकसानदायक है तो गठबंधन तोड़ने में हमें समय नहीं लगेगा। साक्षात प्रमाण है कश्मीर में हम लोगों ने गठबंधन में सरकार बनाई थी, लेकिन हमने देखा कि नुकसान हो रहा है कश्मीर का, मैंने गठबंधन तोड़ दिया वहां से। मैं सरकार के लिए, मेरे अटल जी कहते थे एक वोट के लिए उनकी सरकार गिर गई थी, और हाथरस लेकिन और उन्होंने उन्नाव? किसी से समझौता नहीं किया था। यूपी में हाथरस और उन्नाव वाले केस में किस पर कार्रवाई हुई? एकदम कार्रवाई हुई। देखिए वहां पर जो कार्रवाई हुई, जिसका नाम आया हुआ था, वो किसी एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे, आज वो कहाँ है, उनका परिवार कहाँ है? ठीक है, एहतेशाम साहब, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे जिन राज्यों में ये वाले केस हुए हैं कार्रवाई हुई है और वो भी सख्त कार्रवाई हुई है। देखिए सबसे बड़ी बात है मुनीस अनवर साहब, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है भारत के जिन राज्यों में, वहां वहां सबसे ज्यादा समझ लिए कि इस तरह का रेप का कांड है। उत्तर प्रदेश में समझ लिए कि मैं आप गूगल मारेंगे तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ समझ लिए कि महाराष्ट्र, मतलब बताया नहीं जा सकता। ये लोग क्या बताएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी देखिए क्या है, ये सिर्फ इसी तरह की राजनीति करते हैं। और जो हमने जब इनका मणिपुर का नाम ले रहे हैं तो मणिपुर में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को तो जाना चाहिए, कम से कम इतनी बड़ी समझिए घटना घटी थी, लेकिन नहीं गए। आप एक तो बात हमारे पांडे जी से कहना चाहते हैं जी। जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो 240 सीट लेकर के विराजमान है दिल्ली के मसनद पे, आज 240 एमपी जो है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साथ में हर जात, हर वर्ग, हर समुदाय, हर कम्युनिटी के लोग आते हैं सबका साथ में। तो मैं पूछना चाहता हूँ कुशल पांडे जी से, कितना मुसलमान एमपी आपके पास में है और कितना कैबिनेट मिनिस्टर मुसलमान है? जब सबका साथ बोलते हैं, बोलिए बगैर मुसलमान का साथ। नहीं, लेकिन ऐसा क्या बात आपको बोलिए। नहीं लगता कि इस मामले में जो आरजीकर वाला मामला हुआ तो पीड़ित परिवार ने जो आरोप लगाए थे, राज्य सरकार उसका पूरी तरह जवाब नहीं दे पाई और यही वजह है कि बिल्कुल शायद नहीं। उनके दिल में ये कसक रह गई। देखिए हम अनवर भाई, हम एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, आज तक इतिहास में 48 घंटे के अंदर जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, आज महाराष्ट्र में आप ले लिए इतनी बड़ी जो कांड हुई थी स्कूल में, लेकिन विक्टिम अरेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ 48 घंटे के अंदर हमारे विक्टिम को अरेस्ट किया गया था और उसके बाद जेल के सलाखों को पीछे उसको ढकेल दिया गया। और तमाम जो भी उस पर है, समझ लिए कि उसकी पीड़िता के माता के साथ, पिता के साथ, तमाम हमारे खुद समय मुख्यमंत्री ने उनको फोन कर करके, हमारे कैबिनेट के तमाम लोग जा करके उनसे मिले और उनको पूरा आश्वासन दिया कि राज्य सरकार आपके साथ में, हर दुख में, हर सुख में, जिस तरह का भी कमी हो हमारे गवर्नमेंट खड़ी रही, एक पैर पे खड़ी रही। और लेकिन इसको जो है, इसको मैं हमारे कुशल पांडे जी से पूछना चाहता हूँ, अभी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, इनका समझिए कि 2 लिस्ट निकल गया, पहला लिस्ट 144 और दूसरा लिस्ट 112, तो उसमें कितना मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं? ये बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास। पूछिए हमारे भाई साहब कुशल पांडे जी से। ठीक है कुशल भारतीय जी, जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, कम से कम ये सवाल पूछिए, कुशल जी, उसके पास कुशल जवाब है जी, क्या? ठीक है, ये आज का मेरा मुद्दा नहीं है, मैं अभी थोड़ा नहीं, आप पूछिए कम से कम। नहीं, हम नहीं, वो जवाब जवाब देना देंगे, चाहेंगे जवाब दे दीजिए। देंगे। मैं एक सवाल अपनी तरफ से कर पूछ लेता हूं। लीजिए कम से कम। कुशल जी, पूछ ठीक है, लीजिए आप ये कम से जवाब दे कम। दीजिएगा कुशल अरे जी। सबका साथ बोलते ठीक है, हैं, सबका ठीक है, विकास मैं बोलते ले रहा हैं। हूँ, जवाब ले रहा हूँ। कुशल जी ये जवाब तो दे दीजिएगा, लेकिन एक बात ईमानदारी से भी बताइएगा मुझे, ये जो कदम है जो आप उठा रहे हैं रेप पीड़िता की माता को जो है टिकट देने का, तो क्या कदम वाकई महिला सुरक्षा और न्याय के मुद्दे को चुनाव के केंद्र में लाएगा या वाकई सिर्फ सत्या पे काबिज होना आपका मकसद है इस मुद्दे को देखिए, बुनाकर? पीड़िता के परिवार के साथ हम कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। हमने उन लोगों हमारी पार्टी ने उनसे पूछी थी कि अगर आप समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, बंगाल की माता और बहनों की सुरक्षा के लिए अगर आप लड़ना चाहती हैं तो हम स्वागत करते हैं आपका। उन्होंने कहा कि हाँ मैं इच्छुक हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगी।
मैं बंगाल की महिलाओं और बेटियों के लिए मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगी, हम उनके साथ में हैं। तो राज्य सरकार का भी तो कहीं न कहीं तो जाकर के बात करना चाहिए था कि हाँ, हम आपके साथ में अगर आप इच्छुक हैं बंगाल में। लेकिन नहीं, उनको देखिए भाई साहब, मैं ये कह रहे हैं कि 48 घंटा के अंदर में हमने कार्यवाही की। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जो अपराधी थे उनको किसने गिरफ्तार किया? पुलिस ने गिरफ्तार किया है क्या? पुलिस गिरफ्तार किया, हाँ, तब बताए कौन सा थाना में गिरफ्तार करके कौन से अधिकारी ने गिरफ्तार हमारी किया पुलिस था? ने किया, हमारी जब पुलिस ने केस गिरफ्तार किया। सीबीआई के अंडर में जाता है, जब सीबीआई ऑफिसर के ऊपर में तैनात होता है, तो कुछ घंटों के अंदर में वो गिरफ्तार हो जाते हैं। संजय राय, उनको झूठे मामलों में फंसाया गया है। संजय राय ने लास्ट बार कहा था, जब उसे सजा दिया गया, संजय राय को मीडिया के सामने नहीं आने दिया जा रहा था। संजय राय ने कहा है कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। इन लोग ने दूसरे संजय राय के कंधा पे बंदूक रख करके सरकार को बचाया है। जिस तरह से सरकारी अस्पतालों में हेरा फेरी होता है, जिस तरह से सरकारी अस्पतालों में 2 नंबरी काम होता है, सरकार के पास में कालीघाट में जितना पैसा जाता है सरकारी अस्पताल से, वो कैसे जाता है? ये सब हमारी बहन जान चुकी थी, उसको ब्लैकमेल किया गया। अगर ब्लैकमेल करके उसके साथ में गैंग रेप करके उसको मार दिया गया, क्योंकि वो सरकार की हकीकत जान चुकी थी। जिस तरह से संदीप घोष वहां पर अपना सिंडिकेट चला रहे थे, उस बारे में उन्हें पता चल चुका था, इसलिए उनके साथ में ये स्थिति किया गया। आज भी मैं बताता हूँ, आप चले जाए सरकारी अस्पतालों का क्या स्थिति है, एक बार जा करके सिर्फ आप देखिए, चाहे मेडिकल कलकत्ता मेडिकल चाहिए, चाहे पीजी चाहिए, चाहे नारा चाहिए, हम लोग जाते रहते, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जब हमला होता है, हम पहुंचते वहां की स्थिति देख करके रोना आ जाएगा। 15 सालों से सरकार चला रही है, मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री है, लोग सीढ़ी पर अपने मरीज को लेकर के बैठे हैं। आप जाइए उत्तर प्रदेश में, देखिए सरकारी अस्पतालों की क्या स्थिति है। आप जाइएगा तो आपको लगेगा ये सरकारी अस्पताल नहीं, ये प्राइवेट अस्पताल है। तो हम लोग हमेशा विकास के लिए काम करना चाहते हैं, हम बंगाल की जनता के लिए काम करना चाहते हैं, इसीलिए बंगाल की जनता से आह्वान कर रहे हैं, इस बार जात पात धर्म की विदाई छोड़ दो और सिर्फ बंगाल के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनाने के लिए सरकार नहीं चाहिए। 19 राज्यों में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। बंगाल को जिस तरह से मुख्यमंत्री विनाश की तरफ ले जा रही है, हम उस बंगाल को बचा करके विकास की तरफ ले जाने के लिए हमें यहाँ चुनाव डबल इंजन की सरकार चाहिए। साहब, इस तरह की भी जो राजनीतिक पंडित थे वो कह रहे थे कि ये तो एक सहानुभूति वाली लड़ाई हो गई, और सहानुभूति की राजनीति जो है वो बीजेपी करने में माहिर है, इस तरह से पॉलिटिकल पंडित इसको लेकर कह रहे थे। लेकिन टीएमसी क्या इसे वाकई सहानुभूति की राजनीति मानती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अभी बड़ी बड़ी बात हमारे कुशल पांडे जी कह रहे हैं कि जाकर के पश्चिम बंगाल के तमाम हॉस्पिटल के देखिए अवस्था सही नहीं है, और उसके बाद में हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ प्राइवेट जैसा लगता है। तो ये मैं हमारे मित्र को कहना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चों की मौतें हमारे उत्तर प्रदेश में हुई, सिर्फ सिलेंडर नहीं होने के वजह कर और ऑक्सीजन नहीं होने के वजह कर। हमारे पश्चिम बंगाल में एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ इस तरह का। आप चले जाइए 2 साल पहले, जो समझ लिए कि पश्चिम बंगाल में नहीं, भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश में हजारों बच्चे की मौतें हुई थी। किस बिना पे? वहां पे ऑक्सीजन की सिलेंडर नहीं थी। आपने देखा होगा कि अरे आप सुन लो पहले, आप सुन लो पहले, कुशल जी सुन लो पहले, कुशल जी सुन लो, आप सुन लो पहले, लेकिन ये जो घटना सुन लो पहले भाई साहब, का जो घटना आप सुन लो, आप सुन लो पहले भाई साहब, आप सुन लो, आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। नहीं, वक्त की कमी की तरफ बढ़ रहा हूँ, जल्दी से अपनी बातें पूरी कर लीजिए प्लीज। मैं खामोशी से सुन रहा था। आपने देखा होगा वहाँ डॉक्टर कफील जो है पूरा उत्तर प्रदेश में हर हॉस्पिटलों में जाकर करके उन्होंने सेवा दिया है, और वहाँ की सरकार विफल है। बच्चों की सबसे ज्यादा मौतें अगर हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी है। हमारे पश्चिम बंगाल में आज भी सुपर स्पेशल हॉस्पिटल है, 40 से 50 पूरे राज्य में सुपर स्पेशल हॉस्पिटल है, जहाँ तमाम सुविधाएं उपलब्ध है और फ्री का इलाज होता है। उत्तर प्रदेश बिहार को आप कंपैरिजन अगर करेंगे पश्चिम बंगाल से, इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं हो पाएगा। पश्चिम बंगाल सबसे टॉप में था, है और रहेगा आने वाले। ठीक है, एक छोटा सा जवाब एहतेशाम साहब, एक छोटा सा जवाब। वो तो एक महिला को टिकट दे रहे हैं, आपकी जो सारी सीटें हुई हैं, कि हम क्या मान के चलेंगे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए वाकई ममता बनर्जी क्या कर रही हैं?
देखिए, महिलाओं को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 52 महिला कैंडिडेट बनाए हैं इस बार 2026 में। ये आपको जानना होगा। 52 महिला की ठीक है। बात ये करते हैं, महिला के बड़ी बड़ी जो बोलते हैं कि बेटी बचाओ चलिए, और ठीक बेटी है। पढ़ाओ, और ठीक। सबसे ज्यादा जो है रेप का मामला है उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है। ठीक है कुशल आप जी, गूगल जनता चेक वोट करेंगे करेगी इस मुद्दे पर? लग रहा है कि आरजीकर वाला मामला एक बार फिर से उठा देंगे तो जनता वोट करेगी इस मुद्दे पर कि हाँ, महिलाओं को जो है सुरक्षा मिलनी चाहिए? देखिए देखिए छोटा सा जवाब बस। कैंडिडेट महिला, वो भाई घटना साहब का बहुत कहना है कि निंदनीय है। मैं मुख्यमंत्री ने इसकी बड़ी 52 मजम्मत कैंडिडेट करता हूँ महिला जो किया है। 1 साल पहले महिला का है, तो सुरक्षित ही नहीं लेकिन है, तो इसको 52 वोट दे जो दें है चाहे डेवलपमेंट 294 के दे ऊपर दें, है। महिला हमारे कैंडिडेट देने से महिला सुरक्षित नहीं होंगी। महिलाओं के चलिए, लिए ठीक है। सुरक्षा देना होगा, सुरक्षा कवच लाना होगा। बताओ बहनों को, 30 जो हमारी सेकंड, छात्र 30 छात्राएं हैं, जो कॉलेज 30 यूनिवर्सिटी में पढ़ 30 रही है, सेकंड। ठीक है, जो ठीक नौकरी है, करने ठीक के है, लिए ठीक है बाहर कुशल जी, जाती थी। वक्त की कमी है। ठीक, 1 सेकंड अनवर भाई, हाँ, 30 सेकंड। नहीं 30 सेकंड नहीं है, पश्चिम 10 सेकंड बाद। पश्चिम बंगाल में जो 2 फेज में चुनाव हो रहा, डेवलपमेंट को होगा। हमारे राज्य के मुखिया 94 योजनाएं 10 करोड़ से ऊपर जनता के लिए किए हैं, और हमारे इसी के लिए हम लोग चौथी चलिए, बार ठीक। फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। 4 मई बैठेंगे दोनों, सब साथ में बैठेंगे, मैं भी बैठूंगा, आप लोग भी बैठेंगे, कुशल जी भी मेरे साथ होंगे यहीं पे। ठीक है, चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माफी आप दोनों से, और मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन ठीक है, ठीक है, बैठेंगे, हम 4 को बैठेंगे साथ में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो सवाल बहुत बड़ा है, क्या न्याय की लड़ाई जो है अब सियासत का हिस्सा बन चुकी है, या सियासत के जरिए न्याय की लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है? बंगाल का चुनाव इस बार सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि भावनाओं, भरोसे और न्याय की भी परीक्षा बन गया है। अब फैसला आखिर में जनता के हाथ में है, वो इसे सहानुभूति मानेगी या एक सच्ची लड़ाई। इसी के साथ बड़ी खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं मोनी सनवर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।